नमस्कार। तो अब उस शिला पर स्मारक तो बनना ही है। 15 बाय 15 का भी नहीं, तो 51 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा। खुशी की बात है। और आपने सोचा होगा कि एकनाथ जी भी बहुत आनंदित हुए होंगे, बहुत खुश होंगे। वह तो था ही, पर सुनिए एकनाथ जी क्या कहते हैं। एकनाथ जी ने लिखा है, अब मुझे समझ में आ गया था कि यह कार्य कुछ दिनों का नहीं है। यह मेरे जीवन की एक लंबी कालावधि लगाने वाला कार्य है। काफ़ी वर्ष मेरे इसमें लगेंगे और यह कार्य मेरे स्वभावानुकूल तो नहीं है। मैं तो लोगों से मिलने वाला, संवाद करने वाला, उनके साथ रहने वाला, उनको संगठित करने वाला और कुछ अच्छे वैचारिक मार्ग पर उनको लेकर जाने के प्रयास करने वाला, मैं उसमें रमने वाला। ये कार्य तो मेरा नहीं है और मेरे को इसमें ही अब लगना है, यह दिख रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं। शब्द है उनके, पत्थर पर पत्थर रखना मेरा स्वभाव नहीं, पत्थर से कुछ निर्मित करना मेरा सपना नहीं, पर अब ये तो करना ही है, क्योंकि ये नियति ने दिया है, ये तय है। जब हमारे स्वभावानुकूल कुछ कार्य नहीं होता है और वो हमको करना होता है, आप जान लीजिए क्या स्थिति होती है हमारे मन की और कैसे अधूरे मन से हम उसको करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते, आधे में छोड़ देते हैं। सीखने जैसी बात। क्या कहते हैं एकनाथ जी आगे, पर जो सामने आया है उसे स्वीकार करना है, इसी कार्य को करना है और इस कार्य को आधार बनाकर, इस स्मारक को केंद्र बनाकर, इसके आधार पर इससे अधिक बड़ा ऐसा कुछ मुझे करना है। एक बड़ा काम, एक बड़ा कार्य उनके पास है, उनके मन में है। वह अंकुरित हो चुका हुआ सपना है, वह योजना बनते हुए आगे बढ़ने वाला सपना है। क्या है तो बाद में देखेंगे, पर ऐसा कुछ शुरू हो चुका था। लोग कहने लग गए थे, एकनाथ जी बहुत वर्ष अब आपके इसी में जाने वाले हैं और निधि संकलन में एक बहुत बड़ा काम है आपके आगे। और निधि संकलन कितना था, तो वह पूरी योजना जो भी कुछ सब समिति के सामने रखी गई और अभियांत्रिकी और स्थापत्य शास्त्रकार सब ने जो कुछ दी, वह योजना थी 30 लाख की। एकनाथ जी ना तो इंजीनियरिंग का कुछ जानते थे, ना वास्तुशास्त्रज्ञ थे, ना स्थापत्य शास्त्रकार थे, परंतु जब यह काम शुरू हुआ उसके बाद जब आप एकनाथ जी के एक एक स्टेप देखेंगे तो अच्छे अच्छे अभियांत्रिकी और स्थापत्य शास्त्री के साथ उनका वार्तालाप और उनकी सब बातों पर चर्चा, यह इनके गहन अध्ययन का एक अपने को प्रस्तुत करता है उदाहरण, वो बाद में। तो अब 30 लाख एकत्रित तो करना है। एकनाथ जी ने यह सोचा कि जो कुछ मेरे भविष्य की योजना मेरे मन में है उसके लिए ही इसका आधार बनाऊं। मैं जनसंपर्क तो कर ही सकता हूं और 30 लाख तो मुझे एकत्रित करना ही है। कैसे करना, क्या करना, उसकी योजनाएं बन रही थी। सबसे पहले उद्योगपतियों से शुरुआत करते हैं, स्वाभाविक होता है, वो हम लोग भी पहले। और एकनाथ जी को तो निधि संकलन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, कभी 30 लाख एकत्रित करने की बात ही नहीं आई थी। चंद हजार लाना बात बहुत दूसरी होती है। तो पहले एकनाथ जी गए बिरला जी के पास और जुगल किशोर जी बिरला जी से जब मिले तो जुगल किशोर जी ने पूछा क्या है क्या नहीं, और बताया गया कि ऐसे ऐसे शिला स्मारक की बात हो रही है और ये सब करना है और उसके लिए 30 लाख का हमारा एक बजट है समिति का। बिरला जी बोले, देखिए मंदिर वगैरह बनाना हमारा काम है, हम कुछ लोग मिलके यह काम कर सकते हैं, तो आप इस काम में मत आइए, आपके बहुत साल इसमें लगने वाले हैं और ये सहज काम नहीं है। एकनाथ जी ने कहा, नहीं, जब नियति ने मुझे काम सौंपा है मैंने स्वीकार किया है और यह राष्ट्र का कार्य है, तो यह किसी एक के साथ और सिर्फ आपके ऊपर सौंप कर ऐसा नहीं होगा। मुझे सिर्फ आप सहायता कीजिए। तो बोले क्या चाहते हैं? तो बोले आप 1 लाख की अपेक्षा है और आप इतना अनुदान आपकी तरफ से यदि आता है तो काम आगे बढ़ सकता है। तो बोले 1 लाख तो संभव नहीं है, 10,000 हो सकते हैं। एकनाथ जी के शब्द है, एकनाथ जी ने कहा 10,000 यदि आपसे ले लूँगा तब तो शुरुआत ही ऐसी हो गई कि आगे इसके बढ़ ही नहीं पाऊँगा और किसी से कुछ मांग ही नहीं पाऊँगा। मन में सोचा कि ये तो रोड़ा अटक गया, ये तो नहीं होगा।
बोले फिर आता हूँ, संवाद टूटना नहीं चाहिए, फिर आता हूँ। और एकनाथ जी दूसरी बार फिर मिले जुगल किशोर जी से। जुगल किशोर जी ने कहा कि देखिए मैं तो फिलहाल काम में हूँ नहीं, तो ये सब बातें यदि आप मेरे भाई से करेंगे बीएम बिरला के साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। एकनाथ जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, पर आगे देखिए स्ट्रैटेजी, जब मैं बीएम बिरला जी से बात करूँगा आपकी उपस्थिति में करूँगा, आपका वहाँ होना ज़रूरी है। जुगल किशोर जी बोले ठीक है, जब वो यहाँ आएंगे मैं आपको तारीख कहलाता हूँ और आप यहाँ आ जाइए। वैसे एकनाथ जी गए। बीएम बिरला जी ने कहा कि आपकी 30 लाख की यदि आवश्यकता है उस काम के लिए, स्मारक के लिए, मेरे 1 लाख से क्या होगा? हम 1 लाख दे भी दे तो वो 29 लाख तो नहीं बनेंगे। तो 29 लाख एकत्रित करना आसान काम नहीं है, आप इसमें मत पड़िएगा, ये हम पर छोड़ दीजिए। एकनाथ जी ने कहा नहीं, यदि आप 1 लाख देते हैं तो मैं 1 कोटि ला सकता हूँ। आत्मविश्वास देखिए, आप 1 लाख देते तो मैं 1 कोटि ला सकता हूँ, आप 1 लाख दीजिए। BR बिरला जी हंसने लगे, बोले इतना आसान तो नहीं है, क्या गारंटी कि आप ले आएंगे? तो बोले आप क्या चाहते हैं? तो बोले आप 10 लाख एकत्रित कर लीजिए शिला स्मारक के लिए, मैं 1 लाख दे दूंगा। एकनाथ जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर अब ऐसा करते हैं कि आप शुरू में 50,000 दीजिए और जब मैं समिति के हमारे अकाउंट में स्मारक के 10 लाख आपको दिखाऊंगा तब बचे हुए 50,000 दीजिए। अब उन दोनों भाइयों का वार्तालाप सुनिए। एकनाथ जी लिखते हैं उनका कितना विश्वास। वो बोलते हैं कि हाँ 50,000 अपन दे देते हैं क्योंकि आगे के 50,000 तो देने ही नहीं पड़ेंगे, ये उनका सोच। एकनाथ जी ने कहा ठीक है आप 50,000 दीजिए, पर ऐसा करता हूँ कि आपकी तरफ से मैं 1,000 का डिक्लेरेशन तो करता हूँ कि आपने 1,000 देने की बात, 1 लाख देने की बात की है और उसमें कि 50,000 आपने पहले दिए हैं और दूसरी किस्त 50,000 क्या बाद में देने वाले हैं। बोले ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए इसका क्या हुआ कि बिरला जी के 1 लाख के कारण आगे बढ़ने में, औरों से बात करने में बहुत सुविधा हो गई कि वो इतने दे रहे हैं, आप कितने दे रहे हैं। ये एक बात शुरू हुई और फिर एकनाथ जी को मिलना, और पूरी योजना बहुत अच्छी है और उस पर अपन बहुत बात नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है। फिर एकनाथ जी के मन में ये था कि मैं हर राज्य से पैसे लाऊंगा, हर राज्य से, और हर राज्य के लिए इसलिए हर राज्य की भाषा में पत्रक बने, राज्य शासन को पत्र गए, उनको पूरी जानकारी गई, शिला स्मारक की पूरी जानकारी गई और उसमें यही बात थी कि हर राज्य से हमारी कम से कम ये अपेक्षा है और हर राज्य जो है वो अपनी तरह से कलेक्शन करे, कैसा करे और वो हमको इतना अनुदान राशि दे, सहायता राशि दे। तो ये सब बातें हो रही थी। उसमें हर राज्य ने अपनी तरफ से बात की, किसी ने क्या किसी ने क्या। 2 उदाहरण देखने लायक है। एकनाथ जी ज्योति बसु जी के पास गए, पहले भी मैंने कहा था, और चूंकि वो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वो इसमें बहुत इन्वॉल्व होना चाह नहीं रहे थे, ना कुछ पद लेना चाह रहे थे, तो निधि की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने कहा देखिए मैं तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता, श्रीमती जी से बात कर सकते, श्रीमती जी किसी पार्टी की नहीं है और स्वामी जी के लिए यदि वो कुछ करना चाहे तो मेरी आपत्ति नहीं है। श्रीमती जी ने कहा, श्रीमती बसु कहती कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ और मैं निधि संकलन में भी क्या कर सकती हूँ, मैं तो कहीं बहुत जाती आती नहीं हूँ। एकनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, एक रसीद कट्टा आपको देते हैं, जो भी मिले उससे 50-100 जो भी आप ले सकती हैं लीजिए और आपका कलेक्शन दे दीजिए। उन्होंने तब 63-64 की बात चल रही है, 1,000 रुपये उस रसीद कट्टे पे कलेक्ट करके बसु जी की श्रीमती जी ने दिए। ये एक उदाहरण था लोगों से मिलना और कैसे उनको अपनी बात समझाना और कैसे उनको इस बात के लिए प्रेरित करना। और फिर एकनाथ जी सुदूर नागा प्रदेश में भी गए और नागा प्रदेश के हाकेशी सेमा करके जो उस वक्त के राज्य मंत्री थे, उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री ने कि भाई नागा प्रदेश तो वैसे ही अनुदान पर है केंद्र शासन के, उस अनुदान में से मैं किसी को यदि कुछ देता हूँ तो वो तो बहुत ही अनुचित बात होगी, ऐसा उचित भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता। तो एकनाथ जी और बोले आप यहाँ इतनी दूर आए, यहाँ के लोग जानते नहीं हैं, ना एकनाथ जी ना उनको विवेकानंद जी के बारे में पता है, ना कन्याकुमारी कहाँ है पता है, ना शिला स्मारक की महत्ता पता है, कैसे क्या लोगों से हम ले सकते हैं। यहाँ जाने का एक ही कारण था एकनाथ जी का कि जो दूसरी योजना उनके मन में चल रही थी उसके लिए हर राज्य के, सुदूर राज्यों के हर व्यक्ति से वो मिलना चाहते थे, हर व्यक्ति तक विवेकानंद को पहले से पहुंचाना चाहते थे। उस योजना के तहत वो वहाँ गए थे। वहाँ निधि संकलन बहुत महत्व का विषय नहीं था,
एकनाथ जी ने सेमा जी को कुछ किताबें दी विवेकानंद जी के ऊपर, बोले आप ये पढ़िए, मैं फिर से आपके पास आता हूँ, कोई योजना लेके आता हूँ। फिर दूसरी बार योजना लेके गए, सब पत्रक उनके भाषा के बने और उन्होंने कहा कि आप जो भी राज्य शासन दे सकता है आप देना, मैं कुछ भी आपको आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, और विद्यालय और शालाओं के लिए कुछ पत्रक लाया हूँ, वहाँ दे के वो जो भी कलेक्शन होगा उसको हम लेंगे और उसके तहत हम बात आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ से 15,000 रुपये मिले और लोगों ने एकत्रित करके विद्यालय शाला में से 7,000 की राशि ऐसे नागा प्रदेश से आए, सुदूर प्रांत से विवेकानंद वहाँ तक पहुँच गए थे इस कारण से। और फिर दूसरी योजना क्या थी, बहुत भव्य योजना जो इस स्मारक को केंद्र बिंदु रखकर और चलने वाली थी, उसके बारे में फिर कभी चर्चा। और एक चर्चा और ये निधि संकलन 30 लाख का आगे कितना बढ़ा कल। धन्यवाद।